अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरानियन प्रेसिडेंट के कुछ नए अहकामात को लेकर, जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ भी लिंक करते हैं और खास तौर पर कुछ इंटरनेशनल एनालिस्ट इसे पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस ट्रेड हो सकती है फ्यूचर में ईरान, उसके साथ भी लिंक कर रहे हैं। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ थे इस्माइल हानिया, उनकी असैसिनेशन हुई ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में, जिसके बाद ईरान पर बहुत ज़्यादा उंगलियां भी उठना शुरू हो गई कि ईरान के दारुल-हुकूमत में इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। और इसके पीछे ईरान ने फिर इल्ज़ाम लगाया इजराइल पर कि क्योंकि इससे पहले ईरान में बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक ऑफिशियल्स की असैसिनेशंस हो चुकी हैं, और उसके पीछे इवन जो इंटरनेशनल सोर्सेज है या इवन ईरान है, वो भी यही क्लेम करता है कि इन असैसिनेशंस के पीछे इसराइल है। तो इसराइली एजेंसीज का इतना डीप पेनिट्रेट कर जाना ईरान के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। और इस दफ़ा इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद ये तमाम चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू होगी। तो ईरान ऑफिशियल सतह पर ये ऐलान करता है कि वो इसराइल से इसका बदला लेगा। 31 जुलाई के बाद अगस्त का पूरा महीना, तकरीबन ये आधा महीना ऑलमोस्ट गुजर चुका है, और ये पूरी की पूरी बातें अभी तक चल रही हैं कि ईरान बदला लेगा। ईरान यही कहता है कि वो इसराइल को इसका सबक सिखाएगा, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी कदम नहीं लिया गया। अब इस दौरान दोस्तों खबर ये आई है कि जो न्यू प्रेसिडेंट है ईरान के, मसूद पाजिशकियान, उन्होंने IRGC जनरल्स को कन्फ्रंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि कोई बाकायदा ऑल आउट वॉर नहीं इसराइल के साथ ईरान चाहेगा, बल्कि एक छोटे पैमाने पर इसराइल के साथ स्कर्मिश हो सकती है। इससे पहले भी कुछ माह पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और कुछ क्रूज मिसाइल्स इसराइल की तरफ फायर किए थे, जिनको ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा मिसाइल्स को इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था। उसके बाद इसराइल ने उनका रैकेज तक दिखाया कि ये हमने इंटरसेप्ट किए हैं। वो भी एक कैलकुलेटेड अटैक था ईरान की तरफ से, और उसके बाद इसराइल ने भी ऐसे ही एक कैलकुलेटेड काउंटर अटैक कर दिया और चीजें ठंडी हो गई। तो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि इससे पहले वाले जो सदर थे इब्राहिम रईसी ईरान के, वो थोरोली एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल समझे जाते थे। लेकिन ये जो न्यू प्रेसिडेंट अब इलेक्ट हुए हैं ईरान के, मसूद पाजिशकियान, ये काफी हद तक मॉडरेट समझ जाते हैं अपनी पॉलिसी को लेकर, और वो अपनी एक नई डिप्लोमेसी लेकर आ रहे हैं ईरान में। अगर आपने ईरान का पैटर्न भी देखा हो तो ईरान ने 31 जुलाई के बाद एंटी इसराइल तो बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन एंटी अमेरिका बहुत कम चीजें कही हैं, यानी कि अमेरिका के खिलाफ जरा हाथ खोला रखा है ईरान ने। तो यहाँ हमें एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नजर आता है न्यू ईरानियन प्रेसिडेंट का। अब इससे पहले मुख्तलिफ ओसेंट अकाउंट्स, या हम जिन्हें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, उनकी तरफ से यह सुन चुके हैं कि ईरान मुस्तकबिल में पाकिस्तानी GF-17 थंडर को वैल्यूएट कर सकता है खरीदने के लिए। और जब ये खबर इमर्ज हुई थी तो हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब भी यही बात की गई थी कि ईरान पाकिस्तान या चाइना से किस तरह ये GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, क्योंकि ना तो चाइना ये चाहेगा उस पर अमेरिका की पाबंदियां लगे, और ना ही ये पाकिस्तान चाहेगा। और ईरान पर चूंकि इस वक्त पाबंदियां लगी हुई हैं, इस वजह से ईरान खुलकर डिफेंस ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन अब बहुत से इंटरनेशनल एनालिस्ट इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर ईरान के न्यू प्रेसिडेंट पाजिशकियान अपनी नई डिप्लोमेसी के थ्रू अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कुछ नरमी लेकर आते हैं, जैसा कि अभी तक उनकी डिप्लोमेसी ये ऐसी नजर आ रही है कि उन्होंने एंटी अमेरिका चीजें जरा कम ही बोली हैं। खुलकर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वो मगरब के साथ और अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ईरान का जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको भी वो कायम रखेंगे। और इस डिप्लोमेसी के तहत अगर ईरान को कुछ कामयाबी होती है तो फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है कि ईरान के लिए पाकिस्तान और चाइनीज GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को खरीदने की राह हमवार हो जाए, क्योंकि ईरान ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट भी चाहेगा, जिसको वो ज्यादा तादाद में अपनी एयरफोर्स में रख सकें और जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो, और वो उनके पुराने तैयारों को रिप्लेस कर दे। क्योंकि ईरानियन एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। पुराने F-5 एयरक्राफ्ट हैं, उसके कुछ वेरिएंट्स हैं, पुराने F-14 टॉमकैट एयरक्राफ्ट अभी तक सर्विस में है, जो कि सर्विसबिलिटी और जिनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है दिन ब दिन। लेकिन दोस्तों, ये तमाम चीज़ें उतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होंगी जितनी हम कह रहे हैं, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक शिफ्ट है इसको ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर भी रेजिस्ट किया जाएगा। अब इस वक्त ईरान के अंदर दो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ईरान को इसराइल और अमेरिका दोनों को इंगेज करना चाहिए हर जगह पर, लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये क्लेम करता है कि इसराइल के साथ दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अमेरिका और वेस्ट के साथ एक हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो खत्म हो सके। अब ये पाबंदियां सिर्फ GF-17 थंडर को लेकर ही नहीं, बल्कि इस वजह से भी अहम है कि ईरान ना तो खुलकर किसी से वेपन खरीद सकता है और ना ही खुलकर किसी मुल्क को वेपन्स बेच सकता है।
जो मुल्क ईरान से वेपन्स खरीदते हैं वो ज़्यादातर या तो अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिन पर ऑलमोस्ट अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली मैटर नहीं करते, या उसके अलावा ईरान रशिया से वेपन्स खरीद लेता है जो कि पहले ही अमेरिकी पाबंदियों की जद में है और उससे अमेरिका पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर नहीं होता, लेकिन अमेरिका उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा सैंक्शंस फिर लगाता है। लेकिन ईरान की न्यू डिप्लोमेटिक पैराडाइम है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि ईरान अब कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहा है, कुछ ऐसे फैसले लेगा जो शायद तारीख में इससे पहले लेना सोचा भी नहीं जा सकता था, या उन फैसलों की तरफ कदम बढ़ाना एक ममनू चीज़ समझी जाती थी। बहरहाल इस चीज को लेकर पाकिस्तान और चाइनीज GF-17 थंडर के लिए उम्मीदें रोशन हो सकती हैं। इस पूरी सिचुएशन को लेकर अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।